नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपना बिहार का जो एस्टेट का जो उच्च माध्यमिक स्तर का पेपर 2 है, बिहार एस्टेट पेपर 2, तो उसका दोस्तों पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम हमने कहा था कि अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को उपलब्ध करवाएँगे हम। तो उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि हमारा पढ़ने का क्रम दोस्तों सबसे पहले रचनाओं का रहेगा, कि सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम में जो रचनाएँ लगी हुई हैं उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, उसके बाद हिंदी फिर काव्य शास्त्र पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी व्याकरण सबसे अंत में पढ़ेंगे। ये हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। तो उसी क्रम में दोस्तों जो आपने देखा होगा हमारे पाठ्यक्रम में 6वें नंबर के बिंदु में चयनित कहानियाँ लिखी हुई हैं, उसमें 6 कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो दोस्तों सभी 6 कहानियाँ हम पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में अध्ययन कर चुके हैं, सभी कहानियों का। उसके बाद हमारे 7वें नंबर के बिंदु में लगा हुआ है चयनित उपन्यास, जिसमें 3 उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं दोस्तों, मैलांचल और त्यागपत्र और गोदान। तो उसी क्रम में दोस्तों हम सबसे पहले गोदान उपन्यास का हमने अध्ययन शुरू किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गोदान उपन्यास 36 भागों में है। तो उसी का दोस्तों 25वां भाग, क्योंकि हम 24 भागों का अध्ययन पिछले वीडियो में अपने कर चुके हैं और आशा करते हैं कि जो चयनित कहानियों में 6 कहानियाँ लगी हुई हैं, आप सभी लोग देख चुके होंगे वो कहानियों का वीडियो और कहानियाँ पढ़ भी चुके होंगे। और गोदान उपन्यास के जो 24 भाग हैं उनका वीडियो भी आप लोग देख चुके होंगे, ऐसी हमें आशा है आपसे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर के दोस्तों जाके 24 भाग गोदान उपन्यास के देखिए, उसके बाद 25वें भाग पर आइए। हमारा ये आग्रह है आपसे, क्योंकि आप लोगों को ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा जब तक आप लोगों ने 24 भाग नहीं पढ़े हैं 25वें में, और ना ही समझ में ये उतना ज़्यादा आएगा। ये हमारा कहने का तात्पर्य है। इसलिए कहने का हमारा अर्थ समझिए और पहले 24 भागों प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए। सभी 24 भागों का वीडियो उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट खोलिए और क्रम से पूरा देखिए, सब में सीरियल नंबर पड़ा हुआ है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरह करके सभी 24 भागों का वीडियो देखिए। उसके बाद 25वें में आइए और पढ़िए। तो दोस्तों अपने विषय पर आते हैं। इतना ही कहेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे दोस्तों जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें भी एनर्जी मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाने में उतना ही हमें मज़ा भी आएगा। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद हम भी हताश और निराश होकर बैठ जाएंगे कि जब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है तो फिर क्या मतलब मेहनत करने से। तो दोस्तों हम जैसे आप लोगों हमने जो हमारा प्रयास है कि हम आपको हिंदी विषय संबंधित सभी कुछ आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाएं प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में। तो आप लोग भी हमारा सहयोग करिए। और दोस्तों आपको सहयोग कुछ नहीं करना, अपने मित्रों तक शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। यही हमारा वो है। तो चलिए दोस्तों अपने सीधे पाठ्यक्रम में आते हैं। गोदान उपन्यास का आज भाग 25 पढ़ रहे हैं जो हम। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। भोला इधर, भोला कौन दोस्तों? झुनिया के पिताजी, गोबर के ससुर। तो भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी ना मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसलिए अब सगाई परमावश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई, जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक पड़ी। झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था। जंगी दोस्तों गोबर के साथ चला गया था ना। जंगी गोबर ने कहा नहीं था जंगी को साथ में ले जाने को, उसी की बात हो रही। जंगी और कामता भोला के 2 पुत्र हैं और एक लड़की थी झुनिया। तो जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। शेर आधा शेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिनों दोनों में तकरार होती रहती थी। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अलगोजे की नौबत आ गई। और यह रीति सनातन से चली आई है कि अलगोजे के समय मारपीट अवश्य हो। यहाँ भी उस प्रीति का पालन किया गया।
कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक न रहा था। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीजें न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखे राम के पास जा पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वहीं थे। नोखे राम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उसके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने को राजी हो गए। जहां उनकी गायें बंधती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल, सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की जरूरत महसूस होने लगी। भोला को 3 रुपया महीना और शेर भर रोजाना अनाज पर नौकर रख लिया। नोखेराम नाटे मोटे, खलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाज ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चीकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था, 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाठ निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम न था। इसलिए आसामी किसी तरह उनके जंगल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे न छोड़ते थे। पहले 6 रुपये वेतन मिलता था, तब आसामियों से इतना नोच खसोट न करते थे। जब से 12 रुपये हो गए तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी, इसलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहता था। नोखे राम को अगर यह जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं। कलम के बादशाह, इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखे राम अगर एकादशी का व्रत रखते और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते, तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखे राम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकलवीसी दिला दें। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वह अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। लोगों को ख्याल था कि वह अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी रखने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। भोला ने ढांढस देते हुए कहा, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज़ की नोखेराम भोला को ढांढस देते हुए नोखेराम ने कहा, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे आकर कहो, तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए भी कोई ना कोई काम निकल आएगा। बखरों में अनाज रखना, निकालना, परोसना, फटकना क्या थोड़ा काम है। भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए। घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल बाहर किया। यह अन्याय नहीं तो क्या है। हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार में इसका फैसला होना चाहिए। नोखे राम ने समझाया, भोला तुम उससे लड़कर पेश न पाओगे। उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है। संसार में अन्याय न होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता। यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है। भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, यह उनसे क्या छिपा है। इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं, उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा। तुम चुप होके बैठो, भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरे न रहोगे।
यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपने बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ न पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्तर, उसके लेखे तो माँ बाप मर गए। बिटिया का विवाह सिर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रेहन रखकर 200 रुपये लिए हैं। इज्जत आबरू का निबाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दूहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहाँ से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध दूहना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूँ, मेरी रोटी तुम्हें भारी है तो मैं अपने घर चली जाऊँ। कामता डरा, यह कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपने हाथ से ठोकना पड़े। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। नौकर खली भूसा चूरा चूरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठकर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा। दादा, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई हो क्षमा करो। अब चलकर घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूँगा। भोला को यहाँ मजूरों की तरह तरह रहना अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई वह अब न थी। नोखेराम कभी कभी उससे चिलम भरने या चारपाई बिछाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो न करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली, जहाँ से लात खाकर आए वहाँ फिर जाओगे, तुम्हें लाज नहीं आती। भोला की पत्नी का क्या नाम था? नोहरी। तो उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली, जहाँ से लात खाकर आए फिर वहाँ फिर जाओगे, तुम्हें लाज नहीं आती। भोला ने कहा, तो यहीं कौन सिंहासन पर बैठा हूँ? नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी वह कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण यह भी था, यहाँ उसकी कोई बात न पूछता था, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और सहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या? नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रहने की अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नोखेराम में न थी। वह टट्टी की आड़ में शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दिक मत कर, अब तो वहाँ बहुएं भी नहीं हैं, तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, यह सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी लगती होंगी, मुझे नहीं लगती। मैं अपनी मजदूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतियाँ होती रही। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भय कोतवाल, अब डर काहेगा। भोला की आंखें फूट गई हैं क्या? शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद। शोभा दोस्तों होरी का भाई, शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद हर एक बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उसके घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नोखेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर ना भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की सामत आ गई। गर्मियों के दिन थे। लाला बगीचे में आम तुड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरी रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वह चाहती थी लोग उसे जमींदारिन समझें और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता है।
और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा? सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं? मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाती। कोई बड़ी कौन बड़ी सतवंती है, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए हैं और मुझे हंसते हैं। उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। बड़े आदमी है ना, नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसीलिए सभी उसका उपहास करते हैं। और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। इन्हीं का रमेशरी तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं। उस पर दावा है कि हम ऊंचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब हो गए लाला? पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी भी उड़ा जाओ। आज बड़े आम वाले हुए हैं। मुझसे छेड़ की तो अच्छा ना होगा, कह देती हूँ। ओहो, इस अहीरिन का इतना मिजाज! नोखे राम को क्या फंसा लिया समझती है? सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तू तो ऐसी तिनक रही है नोहरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने न देगी। जरा जबान संभाल कर बातें किया कर, इतनी जल्दी अपने को ना भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी? नोखे राम ने छाह न दी होती तो भीख भी मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा। जो कुछ मुंह में आया बका, दाढ़ी जार, लंपट मुंह झौंसा और जाने क्या क्या कहा। और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भांडे निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नोखे राम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, यह क्या कर रही है नोहरी? कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नोहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखे राम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थी। पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भौहें सिकोड़ कर बोली, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा, मूछें खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। लाला पटेश्वरी, जब देखो मुझसे बेबत की बात किया करते हैं। मैं हरजाई थोड़े ही हूँ कि कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता। जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नोखे राम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हर हराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आजा बड़ा मर्द है तो मूछें उखाड़ दूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा, निकल आ सामने। अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारी गिरी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है। तू है किस घमंड में? लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और सामत आ गई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी ना हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर ना हुई थी। किसी के पास कोई प्रमाण ना था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगती फिर आई थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की बिसात ही क्या। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखे राम से बहुत काम निकल सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मुहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी वह अच्छे अच्छे असामियों को डांट देती थी। असामी ही नहीं, अब कारकून साहब पर भी रोब जमाने लगी थी। भोला उसका आश्रित बनकर न रहना चाहता था। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम उसकी दृष्टि में दूसरा न था। उसे कुल 3 रुपए माहवार मिलते थे, वह भी उसके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उसे तमाकू पीने को धेला मयस्सर नहीं। और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। जिसे देखो वही उन पर रोब जमाता था। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का हारा थका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे झिलंगे खाट पर पड़ा रहता।
कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वह भी नमक या पानी के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ ना होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहाँ किसी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, कहते लाज नहीं आती। लाज तो घोल कर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तू अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही तो गढ़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्लाकर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका उनका पहुंचा पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वह औरतों को अंगुलियों पर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के करपास में बंधे हुए हैं और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपने सीमा का अनुमान उन्हें हो गया है। अगर वह क्यों उससे निडर मगर वह क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हुआ है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। तो ये दोस्तों था गोदान उपन्यास का 25वां भाग। अगले वीडियो में फिर हम दोस्तों मिलेंगे इसके आगे के भाग में। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।